Good morning students. In last lecture we have discussed about the cotton plants and the process of making fabric from the fibers, okay, in the industry, and we have also read some steps in a industrial process of making a fabric, ginning, spinning, weaving, knitting, okay. Let's start the topic jute, okay. So jute is also plant fiber. We know that we get it from the plant, है ना, जूट प्लांट. जैसे कि कॉटन होता है ना, कॉटन किससे मिलता है, वो भी हमें प्लांट से मिलता है. कॉटन के सीड्स होते हैं और छोटी छोटी उसे ग्रो करवा के उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स आती है. उस बॉल्स को जब बस्ट होती है तो उसके अंदर से कॉटन फाइबर निकलता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. आज हम पढ़ेंगे जूट प्लांट के बारे में, ठीक है. जूट भी एक प्लांट होता है जिसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है. याद रखिएगा, जूट को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है. स्पेशली कहाँ कल्टीवेट होता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ठीक है, गंगा रिवर साइड इसे ग्रो करवाया जाता है. क्योंकि ये जो जूट प्लांट होता है ना, इसे वाटर की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है. ये थोड़ा सा मार्शी एरिया, दलदल वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा कलेक्ट होता है, वहाँ पर अच्छे से ग्रो होता है. और इसके लिए हम देखते हैं कि जूट कल्टीवेशन के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. ह्यूमिड मतलब ऐसा क्लाइमेट जिसके अंदर एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर मिले, ठीक है. और रेनफॉल भी अच्छी खासी होना चाहिए. मतलब मैंने कहा रिवर साइड, यानी कि जहाँ इन्हें लगातार पानी मिलता रहे, तो रेनफॉल में अगर ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, ठीक है. इसकी हाइट होती है 6 to 12 फीट, ठीक है. कितना लंबा ग्रो होता है, 6 to 12 फीट. उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो होते होते येलोइश कलर में होता जाता है. और जब ये येलो कलर का हो जाता है, इसका स्टेम पूरा येलो हो जाता है, लीव्स येलो हो जाती है, उसे हम कहते हैं इसकी फ्लावरिंग स्टेजेस, ठीक है. उसके बाद हम जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उसे कट कर देते हैं. हार्वेस्टिंग करना मतलब कट करना. और कट करने के बाद एक कोई पॉन्ड या छोटा सा लेक जैसा पोर्शन होता है, कोई छोटी सी ऐसी स्पेस हो जहाँ पर पानी भरा होता है, जिसको बोलते हैं स्टैग्नेंट या कंटामिनेटेड वाटर. वहाँ पर हम इसके स्टेम को कट करके वहाँ पर उसे पानी के अंदर रख देते हैं. ऐसा हम एटलीस्ट 20 डेज के लिए करते हैं, ठीक है. ऐसा करने से क्या होता है, जितने भी जूट प्लांट के हमने स्टेम को कट किया था, है ना, कितनी हाइट के, 6 to 12 हाइट के जूट स्टेम होते हैं, उसके हम बंडल बना देते हैं और फिर उसे उनको पानी के अंदर भिगो देते हैं 20 दिनों तक. 20 डेज के बाद जब हम देखते हैं तो जो स्टेम होता है, ठीक है, जूट प्लांट के अंदर का, जूट प्लांट के स्टेम के अंदर वाला पोर्शन होता है, जो काफ़ी हार्ड होता है, वो पानी में गलने से क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. और बैक्टीरिया के अटैक होने के कारण वो वाला पार्ट उसकी बार्क से दूर हो जाता है, ठीक है. यानी कि अंदर वाला हिस्सा गलने शुरू हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया का अटैक होकर वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल होता है ये भी. तो 20 डेज के बाद जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो अंदर वाला जो स्टेम के अंदर जो हार्ड वाला पार्ट होता है, आप किसी भी प्लांट की स्टिक को लेकर या स्टेम को लेकर आप चेक कर सकते हो, उसकी बार्क अलग होती है और अंदर वाला वाइट हार्ड पोर्शन होता है, ठीक है. तो इसे पानी में गलाने से वो हार्ड पोर्शन ईजीली जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो वो बार्क से अलग हो जाता है, ठीक है. और इस प्रकार 20 डेज के बाद जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो हम उसकी बार्क को छील कर अलग कर लेते हैं. अब उसकी जो बार्क होती है वही कहलाती है हमारे लिए फाइबर. उस जो बार्क यानी कि छाल, ठीक है, जूट प्लांट को गलाने के बाद जो उसकी छाल निकलती है आसपास का कवर स्टेम का, उसे हम निकाल लेते हैं और उसी के अंदर फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, ठीक है. वही जूट फाइबर कहलाता है. और उसे सुखाकर उसके छोटे छोटे बंडल बना दिए जाते हैं और इंडस्ट्री में सप्लाई कर दिया जाता है, ताकि उस फाइबर से उसका फैब्रिक बन सके. देखो आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से पॉन्ड के अंदर इसे गला दिया था और फिर ये ब्रश के थ्रू इसकी बार्क को अलग कर लिया जाता है. और बार्क को अलग करके अंदर का स्टेम ऑलरेडी बैक्टीरिया के अटैक के थ्रू सॉफ्ट बन चुका है ना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया. तो हम सिर्फ बार्क वाला पोर्शन रख लेते हैं और इसके बंडल बना के इस तरीके से उसे टेक्सटाइल मिल्स में भेज दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर कपड़ा बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर जूट फाइबर को कलेक्ट करके इसके भी फैब्रिक बनाए जाते हैं. अच्छा, इसका फैब्रिक मार्केट में आप देखते होंगे जूट के बैग आते हैं, जिसके अंदर आप ग्रेन्स रखते हो, अनाज, गेहूँ आते हैं, चावल आते हैं, ठीक है, जिसको हम बोरे भी कहते हैं, है ना, बैग, जूट बैग होते हैं, ठीक. उस तरह के आजकल मार्केट में जूट बैग का और नया ट्रेंड चला है, जूट
जूट बैग को कलर अप करके साइड बैग भी बनाया जाता है, पर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और अदर पर्पस भी है, जैसे कि आप देख सकते हो जूट बैग इस तरीके से थोड़ा सा फैंसी भी दिखता है ये कलर करने से। और ये इसकी बास्केट, इसके स्टैम्प की बास्केट्स भी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की मार्केट में बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं जो जूट फाइबर बेस्ड होते हैं। जूट फाइबर के यूजेस क्या है, तो आपको पता है कि कॉटन के बाद सेकंड नंबर पे प्लांट फाइबर में कौन आता है, जो सबसे ज़्यादा कंजप्ट होता है, जूट फाइबर, ठीक है। क्योंकि जूट फाइबर से बने हुए बैग काफ़ी मजबूत होते हैं, इनकी बास्केट बहुत मजबूत होती है, ठीक है। इनकी कैरेट्स बनाई जाती है सब्जियाँ रखने की। उसके अलावा हमने देखा है कि जूट के कर्टन भी बहुत अच्छे बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, डोरमेट बनते हैं, ठीक है। और पैकेजिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमें बहुत सारा हेवी, आप देखते हो 1 क्विंटल 2 क्विंटल इतने सारे अगर ग्रेन्स या वीट कहीं स्टोर करने होंगे तो हम जूट बैग का यूज़ करते हैं। थर्ड है शॉपिंग बैग के लिए टेबल मैट बना सकते हो, अगेन जूट की बास्केट बना सकते हो, ठीक है। ज्वेलरी भी बनाई जा सकती है, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही सस्ता भी होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि कोई भी हैवी मटेरियल जो आपको कैरी करना है तो इसके लिए आप जूट बैग का यूज़ करते हो। उसके अलावा ये तो प्लांट फाइबर थे, कॉटन और जूट, ठीक है। अब हम एनिमल फाइबर की बात करें तो एनिमल फाइबर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वूल, ठीक है। तो वूल के लिए मैंने आपको बहुत सारे एनिमल्स बता दिए थे, जैसे कि शिप गॉट, एंगोरा गॉट, एंगोरा रैबिट, कैशमेयर गॉट, याक, ठीक है। इन सभी के हेयर हमें फाइबर बनाने के लिए हेल्प में आते हैं, ठीक है, जिसे हम कट करके उसको कट करना कहलाता है शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग प्रोसेस के थ्रू हम फाइबर को कलेक्ट करके इंडस्ट्री में पहुंचा देते हैं और उनके जो हेयर्स हैं जो हमारे लिए फाइबर का काम करते हैं उसका हम फैब्रिक बना लेते हैं। बट आपकी बुक में एक सिर्फ शिप के बारे में बताया गया है कि शिप के ऊपर का जो इस तरह का गफ़ी सा एक कवर होता है ना, जो उसके जिसमें बहुत सारे उसके हेयर्स होते हैं, उसे कट कर लिया जाता है और ये पूरा गफ़ी सा जो कवर है इसके आसपास, ठीक है, इसके हेयर्स का जो कवर है जिसने इसकी पूरी बॉडी को कवर अप कर रखा है, उसे हम कहते हैं फ्लीस, ठीक है। या आप हेयर्स भी बोल सकते हो, फाइबर भी बोल सकते हो, पर वो एक्चुअल क्या बोला जाता है पूरे पार्ट को, फ्लीस। अब इस फ्लीस को हम किसी ब्लेड के थ्रू या मशीन के थ्रू, ठीक है, उसकी बॉडी से अलग कर लेते हैं। जैसे हम हमारे हेयर्स को काटते हैं तो हमें पेन नहीं होता ना, वैसे ही हम गॉड के फ्लीस को, ठीक है, गॉड के स्किन के ऊपर जितने भी हेयर्स होते हैं उसको एक ब्लेड के थ्रू कट कर लेते हैं और कट करने से वो फ्लीस को अलग कर लेते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री में जाता है वो फ्लीस, यानी कि ऊन बहुत सारा, ठीक है, और वो सारा जो वूल है या फ्लीस है वो इंडस्ट्री में जाएगा। इंडस्ट्री में हम उसे प्रॉपर वॉश करते हैं ताकि उसके जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो पूरी तरह से आउट हो जाए। उसे अच्छे से वॉश करके उसे क्लीन किया जाता है, क्योंकि वो शिप्स वगैरह होती है तो उनकी बॉडी पे डस्ट लगा होता है, उनके हेयर पे डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं, बैक्टीरिया अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसे प्रॉपर क्लीन करके इंडस्ट्री में जाके उसकी कॉम्बिंग होती है, उसमें से क्वालिटी वाइज हम वूल को छांट लेते हैं, कौन सी अच्छे वाला क्वालिटी का जो वूल है, किसके थ्रेड थोड़े से बड़े हैं यानी कि फाइबर थोड़े से बड़े हैं, किसके थोड़े से छोटे हेयर्स है, इस तरह से क्वालिटी वाइज भी हम अलग अलग कर लेते हैं। देन हम उस पर कलर अप करके उसका यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, ठीक है, और यार्न बनाने के बाद उसका फैब्रिक यानी कि क्लोथ बनाते हैं। तो ये आप वूल का भी यूज़ कर सकते हो जो आपको शिप से मिलता है, ये भी एक एनिमल फाइबर में काउंट होता है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए आप इंडस्ट्री में ही भेजते हो इसे, जहाँ पर कुछ सारी प्रोसेस अप्लाइड होती है यार्न बनाने की, स्पिनिंग प्रोसेस होती है। जैसे आपने कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था ना, सेम वैसे वुलन इंडस्ट्री में प्रोसेस अप्लाई होती है, सेम प्रोसेस होती है। नाउ सिल्क, ठीक है। अब सिल्क भी एक एनिमल फाइबर में आता है, जो हमें किससे मिलता है सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म क्या होता है, एक छोटा सा वाइट कलर का इंसेक्ट होता है जिसमें जब सिल्क मोथ मतलब कुछ बटरफ्लाई जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, सिल्क की खुद की एक बटरफ्लाई मोथ कहते हैं उसे, सिल्क मोथ, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म की एक मोथ होती है, यानी कि वो उसका जो फीमेल कैरेक्टर होता है, वो फीमेल कैरेक्टर जब एग देती है, ठीक है, तो वो एक ही बार में कम से कम 250 से 500 एग एक बार में दे देती है। और इतने सारे एग जब मैच्योर्ड होते हैं, डेवलप होते हैं, तो उसके अंदर से छोटे छोटे एग फूटने के बाद कैटरपिलर निकलते हैं जिसको बोलते हैं लार्वा, ठीक है। और वो कैटरपिलर जब बाहर आते हैं तो उस कैटरपिलर से धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और वो मलबेरी लीव्स खाते हैं, शहतूत के पेड़ की पत्तियाँ,
और मलबेरी लीव्स खाकर वो धीरे धीरे अपनी बॉडी का ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, वो अपने आसपास उनकी बॉडी से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, जिससे वो ऑटोमेटिक टर्न होते जाते हैं और वो स्टिकी सब्सटेंस उसके आसपास एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। अब देख सकते हो, ये देखो, जब उसने कंप्लीटली अपनी बॉडी को कवर कर लिया ना, तो उसने इस तरीके से अपने आप को पैक कर लिया उसके अंदर। ये क्या है, ये वाइट कलर का रेशे रेशे जैसा एक सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं सिल्क। ठीक है, ये सिल्क है। इस सिल्क फाइबर के थ्रू ये कैसे बना सिल्क, उसकी बॉडी से जो स्टिकी सब्सटेंस निकला है ना, उसी ने उसे कवर अप कर लिया, और कवर अप करके क्या बनाया, कुकुन। इसे क्या कहेंगे, कुकुन्स। ठीक है, अब ये कुकुन जो होते हैं इंडस्ट्री में, इन कुकुन्स को हॉट वाटर के अंदर बार बार डुबोया जाता है, देन कोल्ड वाटर, देन हॉट वाटर, देन कोल्ड वाटर, इस तरीके से कंटिन्यूस से प्रोसेस की जाती है। ऐसा करने से इसके अंदर जो कैटरपिलर था वो मर जाता है, और ये जो सिल्कवॉर्म होता है, जो सिल्क होता है इसके ऊपर का कुकून होता है, जो ये कुकून का जो कवर था, ये कवर लेकर हम इसे प्रॉपर सुलझा लेते हैं। सुलझाने से हमें सिल्क के छोटे छोटे फाइबर मिल जाते हैं, और ये फाइबर का हम यार्न बना लेते हैं, और यार्न से सिल्क का थ्रेड बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम कुकून से भी क्या बनाया जाता है, ये सिल्क वॉर्म से हम क्या बना लेते हैं, सिल्क फाइबर ले लेते हैं। ठीक है, और जो ऐसे कैटरपिलर है जो नहीं मरते हॉट वाटर में, वो ऑटोमेटिक कुकून से बाहर आ जाते हैं, और कुकून से बाहर आ जाते हैं, और फिर वो डेवलप होकर वो बड़ी बड़ी बटरफ्लाई यानी कि मोथ बन जाते हैं, और सिल्क वॉर्म की मोथ बनकर अगेन वो भी एग लेइंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सिंपल। नाउ अब आपको मैं एक और टर्म बता देती हूँ कि जिस तरह हम फिश को पालते हैं तो हम उसे पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह हनी भी सिल्क वॉर्म को जो पालना होता है, सिल्क वॉर्म को पालना कहलाता है सेरीकल्चर। इसे कैसे पाला जाता है, तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री में ऐसे बॉक्स बने होते हैं जहाँ पर सिल्क मोथ को कंटेन करते रखते हैं, और वही सिल्क मोथ जब एग देती है तो उसके एग को हम वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट किया जाता है जिसके कारण उस बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है, और धीरे धीरे वो एग वार्म होते हैं, एग बर्स्ट होते हैं, फिर एग में से कैटरपिलर निकलते हैं, फिर वो सारे कैटरपिलर को भी हम पालते हैं, यानी कि बॉक्स के अंदर रखते हैं, और छोटे छोटे कैटरपिलर को खाने के लिए लीव्स दी जाती है, मलबेरी लीव्स, और उस लीव्स को खाते हैं, वो खुद कुकून बना लेते हैं, और उसी कुकून को हम इंडस्ट्री के अंदर हॉट वाटर में सबमर्ज करके उसके अंदर से कैटरपिलर मर जाते हैं, और हम उसका क्या यूज़ कर लेते हैं, उसका जो कुकून था, वो कवर था, उसका हम थ्रेड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सिल्क फाइबर मिल जाता है। आपका न्यू टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल कहाँ से शुरुआत हुई, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो अर्ली मैन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते थे ना, इस तरीके से। ठीक है, तो जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, अर्ली मैन्स होते थे, उन्हें स्टार्टिंग में कोई नॉलेज नहीं था कि क्लोथ क्या होता है। ठीक है, वो अपनी बॉडी ओपन रखकर ही घूमते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने सर्वाइव करना सीखा, उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये फील किया कि समर सीजन क्या होती है जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, विंटर सीजन क्या होती है जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लगती है। तो उनकी बॉडी पर जब ये हॉटनेस का, और विंटर में कोल्ड का, रेनी सीजन में अपने आप को पानी से बचाना, ये सब उन्होंने जब रियलाइज़ किया, तो स्टार्टिंग मतलब मैं आज से 30,000 ईयर पहले की बात कर रही हूँ, तब तक ह्यूमन बीइंग ने क्या सीखा था, सिर्फ एनिमल की स्किन को पहनना। वो एनिमल की जो गफी स्किन होती थी उन्हें मार कर उनकी स्किन को अलग कर लेते थे और उसे एज अ क्लोथ पहन लेते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, टाइगर है, लॉयन है, ठीक है, याक है, इस तरह की उसकी स्किन को उन्हें मार कर स्किन को निकाल कर वो खुद को, बॉडी को कवर कर लेते थे और इस प्रकार खुद को प्रोटेक्ट कर लेते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने उनका माइंड डेवलप हुआ। ठीक है, उन्होंने खेती करना सीखा, उन्हें समझ में आने लगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर में कुछ प्लांट्स उगाने सीखे, उसमें उन्होंने धीरे धीरे ये देखा कि उस प्लांट की लीव्स को वो किसी स्टिक के थ्रू उसको जोड़कर एक स्ट्रक्चर बना सकते, एक चटाई बना सकते, एक मैट बना सकते। और धीरे धीरे इस तरह से मैट बनाकर उन्होंने ये सीखा कि क्यों ना इस मैट से खुद की बॉडी को कवर कर लिया जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से मैट में सारे लीव्स को कनेक्ट करते थे स्टिक के थ्रू और इस तरह से अपने कपड़े बनाकर पहनते थे, अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठीक है, ये कवर करना कब तक चलता रहा, लगभग आप ये समझ लीजिए 1000 साल पहले की बात है। ठीक है, अब धीरे धीरे उन्होंने कॉटन ग्रोथ करते रहे, एग्रीकल्चर फील्ड में आते रहे और एग्रीकल्चर फील्ड में जब उन्होंने प्रॉपर खेती करना सीख ली और उससे जो लीव्स मिलने लगी, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड से,
उन लीव्स की मैट बनाई, कवर अप करना सीखा। फिर उसके वीविंग प्रोसेस सीखी। वीविंग मतलब थ्रेड बनाना सीखा पहले, और उस थ्रेड से उस लीव्स को सिलना यानी कि सीविंग प्रोसेस सीखी। ठीक है, अब कैसे मिली वो लीव, वो यार्न कैसे बनाया उन्होंने कॉटन क्रॉप्स को ग्रो करवाया। आज से 3000 पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है, इजिप्ट में सबसे पहले कॉटन का और फ्लैक्स प्लांट का यूज़ किया जाता था। ठीक है, इजिप्ट कंट्री के अंदर कॉटन और फ्लैक्स का ग्रो करना सीख चुके थे। ठीक है, और नील नाम की एक नदी है, नील रिवर। ठीक है, उस रिवर के किनारों पर इसकी खेती की जाती थी, कॉटन की और फ्लैक्स की। ठीक है, और इसी तरह वो वहाँ से फाइबर लेते थे, कॉटन फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, और धीरे धीरे उसका यार्न बनाना सीखने लगे। और यार्न बनाने के बाद ये चीज़ें इंडिया में भी आ गई। इंडिया में भी हमने ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली कि हम कॉटन प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, फ्लैक्स प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं और उसका थ्रेड बना सकते हैं। और धीरे धीरे चाइना ने सिल्क में भी प्रोडक्शन करना सीख लिया। चाइना ने एक्स्ट्रा ग्रोथ कर ली कि क्यों ना हम सिल्क वॉर्म से भी सिल्क नाम का फाइबर यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार सभी कंट्री ने फाइबर बनाना सीखा और फाइबर से यार्न बनाना सीखा। और 3000 साल पहले की बात करते हैं, BC में, देन जो फाइबर होते हैं उसको धीरे धीरे उसकी स्पिनिंग करके फाइबर्स की थ्रेड बनाना सीखा, यार्न बनाना सीखा, और थ्रेड बनाने के बाद उससे कपड़े बनाना सीखा। फिर वो चाहे सिल्क का फाइबर हो, सिल्क का थ्रेड बनेगा, कॉटन फाइबर हो, कॉटन का थ्रेड बनेगा, फ्लैक्स फाइबर हो, फ्लैक्स का थ्रेड बनेगा। इस तरीके से हमने पहले फाइबर कलेक्ट करना सीखा, देन उसके थ्रेड बनाए और थ्रेड से उन्हीं के कपड़े बनाने सीखे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की कंडीशन में उस टाइम तक जब हमने ये प्रॉपर कॉटन के हो चाहे सिल्क के हो क्लोथ बनाना सीख लिया, तब तक हमें स्टिचिंग नहीं आती थी। हम सिंपल क्या करते थे, उन थ्रेड को अरेंज करके एक कपड़ा बना सकते, एक फैब्रिक बना सकते थे। इसलिए उस टाइम पे लोग लुंगी पहनते थे, साड़ी पहनते थे, धोती पहनते थे, जहाँ पर स्टिचिंग नहीं आता। ठीक है, जिनके कपड़ों में बस सीधा सीधा एक कपड़ा होता था जिसे वो अपने बॉडी पर लपेट लेते थे। फॉर एग्जांपल साड़ी, धोती, लुंगी, है ना, इस तरह के। धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस की। उन्होंने ये भी सोचा कि जिस फाइबर से वो थ्रेड बनाकर फैब्रिक बना सकते हैं, तो क्यों ना उसी जो थ्रेड्स हैं उसकी स्टिचिंग कर ली जाए, जिसके कारण आज हम इतना डेवलप हो चुके हैं कि हम बहुत नई नई डिज़ाइन के ड्रेसेस बनाने लगे हैं और नई नई टाइप के फाइबर भी बनाने लगे। तो ये आपकी हिस्ट्री थी क्लोथ से रिलेटेड, कि क्लोथ धीरे धीरे हमारे एग्जिस्ट में कैसे आया और कैसे हमने क्लोथ पहनना सीखा, कैसे हम डिफरेंट स्टाइल की क्लोथ पहनना सीखे, और आज हम कई सारे डिज़ाइनर क्लोथ पहनते हैं, और वो भी अपनी सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे कि वुलन क्लोथ्स हैं, कॉटन क्लोथ्स हैं, सिल्क क्लोथ हैं। तो अपनी पसंदीदा अपनी ओकेजन के अकॉर्डिंग और सीज़न के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं और डिफरेंट डिज़ाइन में पहनते हैं। तो आपकी ये क्लोथ हिस्ट्री कंप्लीट होती है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।